हेलो एस्पिरेंट्स। आप सभी इस बुक से तो भली भांति परिचित ही होंगे। एक एस्पिरेंट की तो ये इसको तो हम क्या ही कह सकते हैं, ये जीवन रेखा ही है एक तरह से। ठीक है, तो हम इस बुक को पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है क्योंकि इतनी मोटी बुक है इसमें, और ये इम्पोर्टेंट बहुत है। उसको तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उसी को हम लोग उसके एक एक चैप्टर को देखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे इसके चैप्टर को, और बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि मतलब ये जो चैप्टर है ये हमारे संविधान की विशेषताएं, मतलब संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको लेकर के ये चैप्टर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें कि सबसे लंबा लिखित संविधान। ठीक है, संविधान जो है वह दो प्रकार का होता है, दो तरह से उसको बांट सकते हैं, एक तो लिखित और दूसरा अलिखित। लिखित जैसे अमेरिका का संविधान है, और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान है। हमारा भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारे मूल संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, और वर्तमान में हमारे संविधान में एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है हमारा विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी कि हमने अपने संविधान में जो भिन्न भिन्न तरह की जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने किस संविधान से ग्रहण की, तभी तो हमारे संविधान को क्या कहते हैं, उधार का थैला कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसकी आलोचना की गई ना। तो वही देखते हैं कि हमने कौन कौन से संविधान से क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इससे हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो इससे लिया है संघीय तंत्र, लिया है राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, न्यायपालिका और प्रशासनिक विवरण। 1935 के अधिनियम से क्या क्या लिया है? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, न्यायपालिका और प्रशासनिक विवरण। इसी चीज़ को ये जो लक्ष्मीकांत है ना, इसमें इसी चीज़ को इतने बड़े पैराग्राफ में दिया है, इतनी चीज़ को। ठीक है, ये हम सिर्फ एक जरा से पॉइंट में हम इसको याद कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन से विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, देखो सबसे आसान तरीका है इसको याद करने का। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो बुक में वही इतना लंबा लंबा पैरा दिया है, उसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं, दूसरी बार में भूल जाते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाकर अगर पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाता है और काफ़ी टाइम तक याद भी बना रहेगा। ठीक है, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संसदीय व्यवस्था, द्विसदनवाद, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और परमाधिकार लेख। तीसरा देखते हैं कि यूएसए से क्या क्या लिया गया है। यूएसए से मूल अधिकार लिए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का पद से हटाया जाना, ये यूएसए से लिया है। ठीक है, इसमें भी देखो सबसे ज़रूरी क्या क्या चीज़ है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड से देखते हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड से लिया है। दूसरा कनाडा से देखते हैं। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। इसमें भी देखो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये दो चीज़ जो है ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से संसद की संयुक्त बैठक ली है। ठीक है, और संवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, ये तीन चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अब आप कमेंट में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि संसद की संयुक्त बैठक जो है ये बुलाता कौन है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, दूसरा देखते हैं रूस। रूस से मूल कर्तव्य लिए हैं और प्रस्तावना में न्याय। न्याय कितने होते हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श, ये तीन चीज़ें ली गई हैं। अफ्रीका से देखें तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ली गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा?
नम्यता और अनम्यता का समन्वय, यानी कि संविधान को एक तरह से बांटा गया था कि लिखित और अलिखित संविधान है, और दूसरा तरीका संविधान को बांटने का कठोर और लचीला। तो कठोर या अनम्य संविधान उसको कहते हैं जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत होती है, जैसे अमेरिकी संविधान, ठीक है। और लचीला या नम्य संविधान उसको कहते हैं जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जो है वह आम कानूनों के निर्माण के जैसी होती है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। तो फिर भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों ही है, दोनों का सम्मिश्रण है, ठीक है। आप देखते हैं एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन इसमें बहुत हद तक गैर संघीय लक्षण या एकात्मक लक्षण भी मौजूद हैं। तो देखते हैं संघीय लक्षण कौन कौन से। दो सरकार, ठीक है, दो सरकारों का होना, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। वहीं गैर संघीय लक्षण जो हैं ये भी हमारे संविधान में बहुत हद तक मौजूद हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। अब ये बताना केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति जो है वह किस देश के संविधान से ली गई है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप बताएंगे, अभी पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब अगला है सरकार का संसदीय रूप। तो सरकार का संसदीय रूप देखो, भारत ने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, ठीक है। हमारे भारत में किस व्यवस्था को अपनाया गया है? तो संसदीय व्यवस्था को। और ये कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना पिछले पेज पर, ठीक है। अब जो ये संसदीय व्यवस्था है इसको किन किन नामों से जाना जाता है? तो संसदीय सरकार, वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार, ठीक है। उत्तरदायी सरकार क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है ना, तो इस वजह से। संविधान में केंद्र और राज्य दोनों में ही संसदीय व्यवस्था का उपबंध किया गया है। केंद्र में भी संसदीय व्यवस्था है और राज्य में भी। तो आप केंद्र और राज्य का अनुच्छेद बताएंगे, किन किन अनुच्छेदों में बताया गया है, यह आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको दिए अभी तक। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, यानी कि उत्तराधिकारी व्यवस्था है, राजा रानी, ठीक है, इनके बाद इनके बच्चे होंगे। और भारत के संविधान की बात करें तो हमारे भारत में संविधान सर्वोच्च है, यानी कि गणतंत्र है, जो निर्वाचित व्यक्ति होता है वही हमारे यहाँ प्रधान होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता और जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता उसमें समन्वय देखेंगे, ठीक है। तो संसदीय संप्रभुता कहाँ पर है? ब्रिटेन में। और न्यायिक सर्वोच्चता कहाँ पर है? अमेरिका में। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कम है, क्योंकि अमेरिका में क्या है, विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है और भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। अभी हम पहले पढ़ चुके हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपको बतानी किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए इसका तो आंसर मैं ही आपको बता देती हूँ, ये कहाँ से लिया है? जापान से, ठीक है। अब देखते हैं एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका में सबसे पहले देखेंगे हमारे संविधान में सबसे ऊंचे पद पर क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय, उसके अधीनस्थ उच्च न्यायालय, उसके अधीनस्थ फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं, ठीक है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। भारत में न्यायालयों का एकल तंत्र है, यानी कि जो केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है, ठीक है। जो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका का जो एकल तंत्र है वही एक ही न्यायपालिका है जो केंद्र के कानूनों को भी लागू करती है और राज्य के कानूनों को भी, जबकि अमेरिका में संघीय कानून को संघीय न्यायपालिका लागू करती है और राज्य कानूनों को राज्य की न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे यहाँ वो मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी करता है और संविधान का संरक्षक कहते हैं उसको, ठीक है। अगली विशेषता क्या है? मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। और मौलिक अधिकारों का उद्देश्य हमारा राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना, ठीक है। इनके हनन पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं ये असीमित नहीं होते, यानी कि इन पर सीमाएं होती हैं कुछ। संसद इन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर सकती है, केवल अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें समाप्त किया जा सकता है। और जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारे कानून रूप में लागू होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार कैसे हैं? कानून रूप में लागू होते हैं। अगला क्या है? तो अगली विशेषता है DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इनका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। अब इसमें देखो ये क्या, ये कानून रूप में लागू नहीं होते हैं। और मौलिक अधिकार क्या थे? कानून रूप में लागू थे। और DPSP कानून रूप में लागू नहीं है। इससे क्वेश्चन पूछा गया UPSC में एक बार,
ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि डीपीएसपी का एक ये उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये याद करिएगा आप, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर आते हैं मूल कर्तव्य। हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 है। ठीक है, ये भी कानून रूप में लागू नहीं है। नीतिश तत्वों की तरह जो मूल कर्तव्य हैं ये भी हमारे संविधान में कानून रूप में लागू नहीं है। अगला पॉइंट क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अब आपको बताना है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत और किन किन शब्दों को जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता के साथ। ठीक है, और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक प्रावधान है। उसके बाद अगला पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, राज्य विधानसभा प्लस लोकसभा के चुनाव हेतु, ठीक है, ये है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 1989 में जो मतदान करने की उम्र है उसको 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया? 18 वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारत की बात करें तो हमारे भारत के संविधान में केवल भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि अमेरिका की अगर बात करें वहाँ पर देश की नागरिकता प्लस जिस राज्य में व्यक्ति रहता है उसकी नागरिकता भी उसको मिलती है। अब देखते हैं स्वतंत्र निकाय। हमारे संविधान में कुछ स्वतंत्र निकायों की भी का भी गठन किया गया है, जैसे निर्वाचन आयोग, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। अब देखते हैं अगला पॉइंट आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान 352 अनुच्छेद में, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। त्रिस्तरीय सरकार की बात करें, अगली विशेषता क्या है? त्रिस्तरीय सरकार। मूल संविधान में भारत में केवल 2 स्तरीय सरकार ही थी। ठीक है, 2 स्तरीय सरकार ही थी। ठीक है, और 1992 में देखेंगे, 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। इसमें एक नया भाग जोड़ा गया था 9, एक नई अनुसूची जो थी 11, जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नया भाग जोड़ा गया 9 का अनुसूची 12, इसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ जो हैं ये 97वें यानी कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जो सहकारी समितियाँ हैं इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, सहकारी समितियों के लिए एक अनुच्छेद 19 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, 43 में और भाग 9 का बी अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह आपको मैंने समझाया। अब इसके बाद इतना अगर आप एक बार में याद कर लेते हैं ये सब कुछ, ठीक है, फिर उसके बाद आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, ठीक है, ये पूरा अगर आप एक बार देखते हैं कायदे से, एक बार इसको पढ़ लेते हैं ये पूरा। ठीक है, ये देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इतना करने के बाद अगर आप इस लक्ष्मीकांत से इसी चैप्टर को दोबारा से पढ़ते हैं तो आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आप खुद देखिए ये चैप्टर कितना बड़ा दिया है बुक में, अभी जो हमने कंप्लीट किया है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं ये, ठीक है, इतना दिया गया ये चैप्टर। ठीक है, अब इतना ये करने के बाद अगर आप इस लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं आपको बहुत जल्दी लक्ष्मीकांत समझ में आ जाएगा, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। और जो ये डायग्राम्स के तरह से ये जो याद किया है ये बहुत जल्दी हमारे दिमाग में छपता भी है। ठीक है, तो आई होप कि आप सब जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे और जो जो क्वेश्चन बताएं उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू।